नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है। आपको बता दें, यहां पर भारी बारिश की वजह से 9 लोगों की दीवार ढहने से मौत हो गई है। बड़ी खबर सामने यहां पर आ रही है। हैदराबाद में जबरदस्त बारिश हो रही है और ये बारिश कैसे आफत बनी है इन तस्वीरों में देखिए। आपको गाड़ी तक यहाँ पर नजर नहीं आएगी, पूरी गाड़ी डूब चुकी है। और इस बीच सैलाब सड़कों के बीच में, यानी कि आपको सड़क नजर नहीं आएगी, आपको ऐसा एक बार के लिए लगेगा कि दरिया है। जबरदस्त बारिश हो रही है और यहाँ पर दीवार गिरने से एक परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। तेलंगाना में भारी बारिश से अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अंदाजा लगाइए कि कितनी भीषण बारिश हो रही है कि दीवार तक यहाँ पर ढह गई है। ये देखिए तस्वीरें आपको हम हैदराबाद की दिखा रहे हैं, किस तरह से जबरदस्त बारिश हो रही है। सड़क पूरी तरह से दरिया बन गई है, गाड़ी आपको यहाँ नजर नहीं आएंगी। ये देखिए कितनी मुश्किल से ये टेम्पो यहाँ पर खड़ी है और बहती हुई चली जा रही है। रुकना तक मुश्किल है क्योंकि पानी का बहाव भी तेज है और लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हैदराबाद से, जहां पर भारी बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई लोग जहां तहां फंस गए हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं, गाड़ियां जहां की तहां फंस गई हैं और एक दीवार के ढहने से 9 लोगों की मौत हो गई है। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तेलंगाना में बारिश से अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, 11 लोगों की मौत हो चुकी है इस बारिश की वजह से। देखिए पूरे शहर का हाल, किस तरह से लबालब पानी पूरे शहर में भरा हुआ है। गाड़ियां बमुश्किल यहाँ चल पा रही हैं। देखिए कई इलाके ऐसे हैं कि देखिए पानी इतना तेज है, पानी का बहाव, कि गाड़ियों को बहा ले जा रही है। ये टेम्पो जो कि एक तरफ से आ रही थी वो बीच में फंस गई है और ये गाड़ी आप देखिए नजर आपको नहीं आएगी। कीचड़, दलदल और पानी में किस तरह से ये गाड़ी पूरी तरह से डूब गई है। सिर्फ आपको इसका रूफ नजर आएगा इस गाड़ी का, नहीं तो आप समझ भी नहीं पाएंगे कि यहाँ पर गाड़ी भी है। आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह से गाड़ी बहती भी चली गई है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पानी का करंट भी कितना ज्यादा है। चूंकि यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से पूरे इलाके में पानी का सैलाब आपको देखने को मिलेगा। लगातार बारिश की वजह से सड़कें दरिया बन गई है, कहीं आपको सड़क नजर नहीं आएगी। लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, किसी तरह से अपनी जान बचा रहे हैं। आशीष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या अभी भी इस वक्त भी वहां पर बारिश हो रही है? क्या हालात वहां पर? जी हाँ, अगर हम बात करें श्वेता बारिश की, तो मौसम विभाग ने साफ तौर पे ये अनुमान जाहिर किया है कि आज भी पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जगह जगह पर भारी से भारी बारिश बरसात हो सकती है। पूरी रात हैदराबाद के इलाकों में, हैदराबाद शहर में, तेलंगाना के अलग अलग जिलों में भारी बारिश हुई है। और अभी स्थिति ये है कि कई सारे इलाकों में घरों में के अंदर पानी है और गाड़ियां काफी ज्यादा फंसी हैं इस बारिश की वजह से। सड़कों पे जो पानी आया उसकी वजह से डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है वो काम में लगी हुई है। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग सड़कों पे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही हालात हैं, वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ये पूरी जो बारिश है वो बंगाल की खाड़ी में एक डीप डिप्रेशन के बनने के बाद आया था। कल वो डीप डिप्रेशन काकीनाडा के तट से टकराया और उसके बाद वो तेलंगाना के ऊपर से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसकी वजह से ये भारी बरसात हुई। करीब 30 सेंटीमीटर तक बरसात रिकॉर्ड की गई है तेलंगाना में। हैदराबाद शहर की बात करें तो करीब 22 से 25 सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इस वजह से इलाके जो हैं, कई सारे रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर कल रात से ही बिजली नहीं है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अगर हम जान माल की क्षति की बात करें तो तेलंगाना में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 9 लोगों की मौत एक दीवार के गिरने से हैदराबाद शहर में हुई। आंध्र प्रदेश में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कई सारे जगह पर ऐसे घटनाएं सामने आई हैं जहाँ पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से लोग फ्लड वाटर में, बाढ़ की पानी में बहने से बचे हैं। तो ये स्थिति है, जाहिर तौर पर ये एक अभूतपूर्व स्थिति हैदराबाद जैसे शहर के लिए कह सकते हैं।
काफी कॉस्मोपॉलिटन शहर माना जाता है और ऐसी इतनी बरसात की वजह से पुलिस प्रशासन ने बिल्कुल आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से भी लगातार आपने देखा जिस तरह से कोशिशें हो रही है कि पानी को हटाया जाए, ये जो जल जमाव है। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि हाथरस में हिंसा फैलाने की साजिश में पकड़े गए पीएफआई एजेंट्स पर ईडी लगातार शिकंजा कसती जा रही है। आज ईडी मथुरा जेल जाकर चारों से पूछताछ करेगी। मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने पूछताछ की इजाजत दी थी। हाथरस केस में पीएफआई फंडिंग से उठेगा पर्दा। पीएफआई के सदस्यों से अब ईडी करेगी पूछताछ। हाथरस में दंगों की साजिश का खुलेगा राज। कोर्ट से इजाजत के बाद एक्शन में आई ईडी। हाथरस में दंगों की साजिश का पूरा प्लान क्या था? कैसे यूपी को जलाने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई की तरफ से फंडिंग हुई थी? कैसे साजिश को अंजाम देने के लिए पैसों का इंतजाम हुआ था? और किस रूट के जरिए कितना पैसा पहुंचाया गया था? अब इन सब सवालों के जवाब सामने आने की उम्मीद है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मथुरा जेल में बंद पीएफआई के 4 सदस्यों पर ईडी लगातार शिकंजा कस रही है। ईडी की टीम को कोर्ट से पूछताछ की इजाजत मिल गई है। मथुरा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पीएफआई के 4 एजेंटों से पूछताछ के लिए मंगलवार को ईडी को मंजूरी दे दी। आज प्रवर्तन निदेशालय की टीम चारों से सवाल जवाब के लिए मथुरा जेल जाएगी। पीएफआई के 4 सदस्यों अतीकुर रहमान, सिद्दीकी, मसूद अहमद और आलम से पूछताछ के लिए ईडी ने जिन ग्राउंड्स पर कोर्ट से इजाजत मांगी थी उसमें कहा गया था कि चारों पीएफआई के सक्रिय सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी आरोपियों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री बरामद की है। यही नहीं, ईडी ने 2018 में भी दिल्ली में पीएफआई के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर रखा है। मसूद अहमद पीएफआई का कार्यकर्ता है और उसने पीएफआई के बैंक खाते से किसी खास मकसद से रकम हासिल की है। वहीं मसूद पीएफआई के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इलियास के संपर्क में भी रहा है। दिल्ली दंगों में पीएफआई की भूमिका शक के घेरे में आई थी। इन सब दलीलों के आधार पर ईडी ने कोर्ट से पूछताछ की इजाजत मांगी और कोर्ट ने ईडी को पूछताछ की मंजूरी दे दी। उम्मीद है इन चारों से पूछताछ में 100 करोड़ की फंडिंग के नेटवर्क का पर्दाफाश होगा। साथ ही उस वेबसाइट के बारे में भी जानकारी हासिल होगी जो हाथरस की आड़ में दंगों की साजिश के लिए बनाई गई थी। अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। आपको बता दें कि हाथरस में पीड़िता के गांव में सीबीआई हर उस थ्योरी पर जांच कर रही है जो कि अब तक उठी है। सीबीआई हर उस सवाल का जवाब तलाश कर रही है जो अब तक उठे हैं। सीबीआई हर उस आदमी के सामने जा रही है, उससे पूछताछ कर रही है जिस किसी का भी नाम इस केस से जुड़ा है। कुल मिलाकर यह समझ लीजिए कि सीबीआई किसी भी सूरत में हाथरस कांड का सच सामने लाने में लग गई है। हाथरस की बिटिया के साथ क्या हुआ था? हाथरस की बिटिया को किसने मार डाला? बिटिया का अंतिम संस्कार आनंद फानन में क्यों हुआ? बिटिया का चेहरा अंतिम बार परिवार वालों को क्यों नहीं दिखाया गया? पीड़ित का परिवार यूपी पुलिस से नाखुश क्यों है? पीड़ित परिवार को यूपी पुलिस पर भरोसा क्यों नहीं? यही वो सवाल थे जिन्होंने संदिग्ध बना दिया था हाथरस कांड की जांच को, जांच कर रहे जांचकर्ताओं को और जांचकर्ताओं के आकाओं को। इसीलिए यूपी सरकार की अनुशंसा पर हाथरस में बिटिया के साथ हुई हैवानियत का सच जानने के लिए सीबीआई को बुलाया गया और सीबीआई आई तो ताबड़तोड़ शुरू हो गई जांच की कार्रवाई।
हाथरस में बुलगड़ी गांव में सीबीआई सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंची। साथ में फोरेंसिक एक्सपर्ट मौजूद थे। उन्होंने भाई और पिता से कुछ सवाल किए। इंक्वायरी तो वहाँ शमशान में गई और जहाँ भी घटना स्थल वहाँ पे भी गई, घर पे भी आए, वो भी पूछताछ करी। यहाँ पे घर पे भी क्या आप कहाँ थे, पिताजी से भी करी, मेरे से भी आप कहाँ थे, तो यही पूछताछ करी। बाकी फिर चले गए वो पूछताछ ये मतलब पिताजी कहाँ थे, आप छोटे भाई आप कहाँ थे, तो मैंने बताया कि मैं तो गाजियाबाद था, ड्यूटी पर पहुंच गया था जब घटना हुई थी। पापा स्कूल में थे जब चंदपा जहाँ आयुष फार्मेसी है, वही बताया पापा ने। इसके बाद सीबीआई पीड़िता के बड़े भाई को अपने साथ लेकर निकल पड़ी उस जगह को देखने जहां गुनाह हुआ था। जो पीड़िता का भाई है उनको पूछताछ के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है। पीड़िता के बड़े भाई हैं, इनको यहाँ से सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए ले जा रही है। इस वक्त सीबीआई की गाड़ी में इनको इस वक्त बैठाया गया है और सीबीआई की टीम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से घर में कुछ देर तक रुकी और यहाँ से रुकने के बाद अब सीबीआई की टीम निकल रही है घर से। आप देखिए कि पूरा सीबीआई का जो पूरा काफिला है यहाँ से अब निकल रहा है। सीबीआई के जो अधिकारी हैं उन्होंने कुछ देर तक यहाँ पर पूछताछ की परिवार वालों से सारी जानकारी ली और उसके बाद यहाँ आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सीबीआई पीड़िता के जो सबसे बड़े भाई हैं उनको लेकर के यहाँ से जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि पीड़िता के भाई को ले जाया जा रहा है। इस वक्त सीबीआई यहाँ से लेकर के जा रही है। सीबीआई ने पूरी क्राइम सीन की वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फैसला किया। हर हिस्से की रिकॉर्डिंग की गई। अधिकारियों ने मुख्य सड़क से क्राइम सीन तक इंच टेप से पूरी दूरी नापी। सबूतों और फोरेंसिक नमूने एक बॉक्स में भरते गए। मौका वारदात पर पुलिस ने 50 मीटर तक घेराबंदी कर दी। घटना स्थल पर सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है और जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनसे इस वक्त मंत्रणा कर रही है। सीबीआई की टीम अब अंदर जो वारदात वाली जगह है जहां पर आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था उस जगह पर यहां पहुंच करके वो सीन देखेगी कि किस तरीके से आरोपियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। सीबीआई जानना चाहती थी कि 14 सितंबर को हुआ क्या था, इसीलिए जहां पर अपराध हुआ था वहीं पर पीड़िता की मां और पीड़िता के भाई को लेकर सीबीआई की टीम पहुंची। सूत्रों से जानकारी मिली है कि सीबीआई ने पीड़िता के भाई से पूछा कि आपको वारदात की जानकारी कैसे हुई, आपने उस दिन क्या क्या देखा था, आप कैसे अपनी बहन को लेकर अस्पताल पहुंचे, वारदात के वक्त पीड़िता की हालत कैसी थी, आपने मौका वारदात पर किस किस आरोपी को देखा था। जिस दिन वारदात हुई उसे दिन पीड़िता अपनी मां के साथ मौजूद थी। ऐसे में सीबीआई ने पीड़िता की मां को भी मौके पर बुलाया और पूरी जानकारी ली। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने पूछा कि वारदात के वक्त वो किस जगह मौजूद थी, उस वक्त पीड़ित बेटी ने उनसे क्या कहा था, क्या खेत में कोई और भी था जिसे आपने देखा हो, क्या आपने मदद के लिए किसी को आवाज लगाई थी तो कौन कौन आया था। परिवार के 2 सदस्यों को वहां सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर बुलाया था जिसमें पीड़िता का बड़ा भाई और उनकी मां भी थी। उनसे भी कई सवाल किए गए और ये पूछा गया कि 14 तारीख को जो घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था उस वक्त आप लोग किस जगह पर मौजूद थे और किस तरीके से आप लोगों ने इस पूरी घटना को देखा, अस्पताल गए या इसके अलावा आप पुलिस स्टेशन गए, किस तरीके की आप लोगों ने उस समय कदम उठाए थे। सीबीआई के सामने पीड़ितों के बयान बेहद अहम है क्योंकि सीबीआई को जब जांच मिली तब तक बहुत समय गुजर चुका है। ऐसे में सीबीआई के सामने भी चुनौती है कि वो सच को कितनी परतों से खंगाल के लाती है। राजेश सिंघल के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस, आज तक। हाथरस केस की जांच में जुटी सीबीआई की टीम पीड़िता के भाई को अपने साथ ले गई थी। सीबीआई की टीम ने देर रात पीड़िता के भाई को घर छोड़ा। सीबीआई की पूछताछ पर भाई का क्या कहना है, सुनिए। वो कृषि भवन अपने ऑफिस में लेके गए थे। कितने घंटे तक आपको रखा? करीब 3 घंटे करीब रहा। क्या पूछताछ की गई आपसे? पूछताछ कुछ नहीं हुआ, बैठे रहे थे हम लोग। जो वहाँ पे जो उनके साथ जो 7 अधिकारी थे वहाँ से सैंपल जो लेके गए हम शमशान से, उसके जो भी कुछ उन्होंने जो इकट्ठे करे हैं उनको पैकेट में और सील भी लगा के उन्होंने पूरे मतलब उसके सिग्नेचर के लिए लेके गए। 3 घंटे तक आपको वहाँ पर रखा? जी, पूछताछ कुछ नहीं गई। पूछताछ जो हमारी यहाँ पे भी है। सैंपल में क्या लेके गए थे? सैंपल जो मिट्टी थी वहाँ की मिट्टी और थोड़े जो हड्डी वगैरह थी, फूल वगैरह, ये चीज़ और लकड़ी और काफ़ी सारे जो यहाँ से जो कैन जो उस दिन जो जलाई गई थी उसको जो कैन में जो क्या था और जो चप्पल वगैरह थी वो यहाँ से लेके गए। जम्मू
कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की रिहाई हो गई है। 1 साल से ज्यादा का वक्त हिरासत में गुजारने के बाद वो बाहर आ गई हैं। रिहाई के फौरन बाद उन्होंने ऑडियो मैसेज जारी किया और कहा कि हमसे जो गैर कानूनी तरीके से छीन लिया गया है उसे वापस लेना होगा। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा। ये आवाज जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की है। महबूबा मुफ्ती का ये ऑडियो संदेश उनकी रिहाई के फौरन बाद आया। महबूबा मुफ्ती को अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले हिरासत में लिया गया था। 1 साल से ज्यादा वक्त तक वो हिरासत में रहीं और अब जाकर उनकी नजरबंदी खत्म हुई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। हिरासत खत्म होने के फौरन बाद महबूबा मुफ्ती ने ऑडियो संदेश जारी किया और कश्मीर की आवाम को संबोधित किया। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतई भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूं ये राह कतई आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। महबूबा मुफ्ती ने अपने ऑडियो संदेश में केंद्र सरकार पर निशाना साधा और अनुच्छेद 370 हटाए जाने को काले दिन का काला फैसला बताया। अब महबूबा मुफ्ती 16 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और अपनी बात सामने रखेंगी। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद उनकी बेटी इल्तिजा ने ट्वीट किया, आखिर महबूबा मुफ्ती की गैर कानूनी हिरासत खत्म हो गई। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। उमर अब्दुल्ला ने महबूबा का स्वागत करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त हिरासत में गुजारने के बाद महबूबा मुफ्ती साहिबा रिहा हो गई हैं। उन्हें लगातार हिरासत में रखा जाना लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। एक के बाद एक कई नेताओं ने महबूबा मुफ्ती की रिहाई का स्वागत किया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी ट्वीट कर खुशी जताई है। उन्होंने लिखा कि ये सुनकर खुशी हुई कि महबूबा मुफ्ती जी की नजरबंदी खत्म हुई और वो रिहा हो गई हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पहले प्रमुख नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था। महबूबा मुफ्ती को भी 2 अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के साथ हिरासत में ले लिया गया था। मुफ्ती को उनके आवास पर ही नजरबंद कर दिया गया था। फारूक और उमर अब्दुल्ला को पहले ही रिहा किया जा चुका था। अब जाकर महबूबा मुफ्ती की रिहाई हुई है। कमलजीत संधू के साथ अशरफ वानी, आज तक। जबलपुर में एक दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई। एक ऑटो की स्कूटी से मामूली टक्कर पर बेरहमी की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे जो भी देखे सिहर जाए। वारदात के 48 घंटे बाद ऑटो वाले से मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल ये कि संस्कारहीन में ये कैसी दरिंदगी है। मार डालने की हद तक मारपीट, जान लेने की हद तक जानलेवा।
बेरहम होने की हद तक बेरहम। एमपी के गुंडे मवालियों के लिए कानून के क्या मायने हैं और पुलिस का रसूख यहाँ कैसे काम करता है, इसका सच इस तस्वीर के बहाने सामने आ गया। एमपी की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर में कानून को ये मवाली इसी तरह रौंदते रहे और वहाँ मौजूद लोग तमाशबीनों की तरह सब कुछ देखते रहे। बात मामूली थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो खतरनाक था। जिस तरह एक शख्स ने ऑटो ड्राइवर को मारा, उससे लोगों की रूह कांप गई। झगड़ा स्कूटी से ऑटो की टक्कर के बाद शुरू हुआ। स्कूटी चला रही महिला ने टक्कर के बाद अपने परिवार वालों को बुलाया और फिर ऑटो वाले पर ऐसा कहर टूटा कि इसकी जान पर बनाई। महिला के परिवार वालों ने ऑटो वाले पर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसे जमीन पर गिराया गया, उसे लकड़ी के फट्टे से मारा गया। मार के बाद ऑटो वाला बेदम हो गया। बावजूद इसके सड़क छाप मवालियों ने उसे मारना जारी रखा। जब इससे भी इनका मन नहीं भरा तो बाइक पर ऑटो ड्राइवर को लाद कर ले जाने की कोशिश की गई। ये सारा तमाशा काफी देर तक सड़क के बीचों बीच चलता रहा। सड़क पर ये मवाली ऑटो ड्राइवर को मारता रहा, उसके बाल खींचता रहा, उसे जमीन पर पटक कर उसे मारने की हद तक हमला बोलता रहा। लेकिन किसी ने यह खबर पुलिस तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। तमाशबीनों ने ना तो मारने से रोका और ना ही किसी ने ऑटो ड्राइवर की जान बचाने की कोशिश की। उन्होंने झटके से गाड़ी मोड़ा, मैं अपनी गाड़ी दबाया। मेरी गाड़ी तो लोड थी, लेकिन अब वो 3 पहिया है सर, वो तो पलटेगी। तब उनको धक्का लग गया होगा। तब उसी समय फिर इन लोगों ने लेडीज भी मारी मेरे को, उनकी बड़ी वाली। और उसके बाद फिर थोड़ी देर में लड़के आए, वो मारने लगे और फिर मेरे को टांग के ले गए जानवरों जैसे। और फिर आगे ले जाके रास्ते भर तो मारते गए, घसीटते ले गए पैर से। और फिर आगे ले जाके साइड पर रोका, वहाँ भी मारा। फिर वहाँ से ले जाके थाने में ले जाके फेंक दिए मुझे।